1815 के बाद कंजर्वेटिज्म का रूल हमें देखने को मिलता है। कंजर्वेटिज्म वो सिस्टम था जो ये कहता था कि अब हमें वापस से पुराने इंस्टीट्यूशनल जैसे कि चर्च, जैसे कि मोनार्की, उन सभी को एस्टैब्लिश करना है और साथ ही अगर कोई पर्सन अगर इनका अपोज करता है तो उसे हमें पनिश करना है। तो इस बार कंजर्वेटिज्म किसी भी तरीके की कमी नहीं चाहता था। पर हम देखते हैं कि ये बात हो रही है फ्रेंच सोसाइटी की। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद लोगों के बीच में फ्रीडम, लिबरलिज्म जैसे आइडियाज स्प्रेड होने लग गए थे। तो ऐसे में रेवोल्यूशनरीज चुप कहां बैठने वाले थे। तो हम देखते हैं कि कंजर्वेटिज्म के उस पीरियड के अंदर रेवोल्यूशनरीज के साथ क्या होता है, तो चलो उसके बारे में पता करते हैं। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का ये 4th टॉपिक है जिसमें हम रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। हम ये देखते हैं कि 1815 के अंदर कंजर्वेटिज्म चालू हो जाता है। कंजर्वेटिज्म आने के कारण अब सभी रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो डरने लग जाते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिज्म जो था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका था। उसका ये मानना था कि अब किसी भी तरीके से कोई भी जो व्यक्ति, पर्सन, कोई भी हो, वो है ना आइडिया ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ लिबरलिज्म को स्प्रेड ना करे। पर जब हम बात करते हैं रेवोल्यूशनरीज की, तो वो तो यही चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर लिबर्टी आ सके, सोसाइटी के अंदर लिबरलिज्म आ सके, लोगों के पास फ्रीडम आ सके। तो ऐसे में जो रेवोल्यूशनरीज थे ना, वो डर के कारण, रिप्रेशन के कारण अब अंडरग्राउंड होना शुरू हो जाते हैं। अब वो लोग अपनी एक्टिविटीज को सबके सामने नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपनी एक्टिविटीज को सीक्रेट सोसाइटीज बनाकर चालू रख रहे थे, क्योंकि रेवोल्यूशनरीज का ये मानना था कि हमें रेवोल्यूशन तो लाना होगा, क्योंकि रेवोल्यूशन नहीं लाएंगे तो ये जो मोनार्की है ना, ये हमारे ऊपर रूल करती जाएगी और हमारे लोगों के हाथों में कभी भी पावर नहीं आ पाएगी, और ऐसा हम होने नहीं दे सकते। तो ऐसे में सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करी जाती है और सीक्रेट सोसाइटीज के अंदर ये जो एक्टिविटीज थी रेवोल्यूशन की, उसको परफॉर्म किया जाता है। पर अगर आप उस समय की बात करें, 1815 के बाद की, अगर आप उस समय में रेवोल्यूशनरी हो, तो इसका मतलब सीधा यही था कि आप जो है मोनार्की को अपोज कर रहे हो, और अगर आप मोनार्की को अपोज करते हो तो आपको पनिश किया जाना जरूरी है। ऐसा कंजर्वेटिज्म मानते थे। साथ ही जो रेवोल्यूशनरीज थे ना, उनका यह भी मानना था कि हमें सोसाइटी के अंदर नेशन स्टेट को लाना होगा, क्योंकि अगर हम इस पूरी जगह टेरिटरी के अंदर नेशन स्टेट नहीं बनाते हैं तो लोगों के हाथ में पावर नहीं आ पाएगी, और अगर आपको नेशन स्टेट को बनाना है तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब ऐसे में उनको अपनी एक्टिविटीज को कैरी ऑन करना था, तो कैरी ऑन करने के लिए सीक्रेट सोसाइटी पूरे यूरोप के अंदर चलाई जाती है। अब हम सीक्रेट सोसाइटी की ही बात करते हैं, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं इटली का। अब हम देखने जा रहे हैं इटली के एक रेवोल्यूशनरीज जिनका नाम था ग्यूसेप मैज़िनी। अब ग्यूसेप मैज़िनी इटली के एक रेवोल्यूशनरी थे। इनका आगे भी आप पढ़ने वाले हो इटली के यूनिफिकेशन के अंदर रोल इनका क्या था। अब ऐसे में अभी हम यहाँ बात करते हैं ग्यूसेप मैज़िनी के बारे में। तो ग्यूसेप मैज़िनी का अगर जन्म होता है वो होता है जिनोवा 1807 के अंदर। जैसे ही ये पैदा होते हैं, इनके जो आइडियाज थे वो बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरीज थे। तो ऐसे में ये एक कार्बोनरी के अंदर सीक्रेट सोसाइटी बनती है, उसको ये ज्वाइन कर लेते हैं। अब जो रेवोल्यूशनरी थे, इनके थॉट्स, उसके कारण इनके मन में हमेशा रहता था कि मुझे रेवोल्यूशन करना है, मुझे रेवोल्यूशन करना है। तो 1831 के अंदर ये एक लिगोरिया नाम की जगह पर रेवोल्यूशन करते हैं, जिसके कारण इन्हें 24 की एज के अंदर ही एक्साइल में भेज दिया जाता है, मतलब इनको निकाल दिया जाता है, क्योंकि इनकी एक्टिविटी के कारण वहां पे मोनार्की को हटाने की कोशिश की गई थी। पर अब जो ग्यूसेप मैज़िनी है वो कहाँ रुकने वाले थे। ग्यूसेप मैज़िनी ने सोचा कि अब है ना, मुझे ज्यादा से ज्यादा लिबरलिज्म के आइडियाज को स्प्रेड करना होगा, पर इन आइडियाज को मैं ऑन पेपर, मतलब हम आगे आके तो बता नहीं सकते, तो इसके लिए इन्होंने सोचा कि मुझे अंडरग्राउंड होकर सीक्रेट सोसाइटीज को बनाना होगा। और ग्यूसेप मैज़िनी 2 सीक्रेट सोसाइटीज को बनाते हैं, जिसमें से पहली सीक्रेट सोसाइटी थी यंग इटली। कहां के ये रेवोल्यूशनरी थे? इटली के, इसीलिए यहां पे यंग इटली इन्होंने फॉर्म की थी मार्सेलिस में। और एक सेकंड और भी इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी थी जिसका नाम था यंग यूरोप। और यंग यूरोप कहां थी? वो थी बर्न में। और इसकी एक पिक्चर भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। जो यंग यूरोप फॉर्म हो रही थी ना, उस समय की बात है, ये रहे ग्यूसेप मैज़िनी। तो इससे हमें पता पड़ा कि हाँ, अब ये जो रेवोल्यूशनरी थे वो रुकने वाले नहीं थे। जैसा कि इनका थॉट था कि रेवोल्यूशनरी थॉट आगे पहुंचे, लिबरलिज्म का आइडिया आगे पहुंचे, तो यही देखा जाता है कि पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट्स के कई सारे जो लोग होते हैं वो इन सोसाइटीज के मेंबर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी यही मानना था कि लिबरलिज्म जो है वो सही है और लिबरलिज्म को हमें लाना होगा।
अब ऐसे में हम मैज़नी का अगर थॉट जाने कि आखिर मैज़नी ये सब कर क्यों रहे थे, तो हमने जाना कि वो तो बचपन से ही रेवोल्यूशनरी थे। उनका रेवोल्यूशनरी थॉट इतना अच्छा था कि उन्होंने एक बार कह दिया कि जो गॉड है ना, गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। अब मैनकाइंड का जो नेचुरल यूनिट रहेगा ना, मतलब नेचुरल यूनिट क्या है? नेचुरल यूनिट है कि जो हमारा बेसिक है वो हमेशा नेशन रहेगा। कहने का मतलब क्या था? बड़ा ही डिफिकल्ट हो गया है। तो देखो, उन्होंने ये कहा मैनकाइंड है, और मैनकाइंड अगर है तो मैनकाइंड को जरूरत है नेशन की। जब तक एक मैनकाइंड को नेशन नहीं दिया जाता, जब तक उसका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकता है। तो ऐसे में गॉड ने ये इंटेंड किया है कि हम रेवोल्यूशन लेकर आए और हम नेशन को बनाए। नेशन एक ऐसी फीलिंग थी जहां पे सभी लोगों को लगे हम एक जैसे हैं, साथ ही इस नेशन के अंदर जो पावर होगी वो भी लोगों के हाथों में ही होगी, जिससे मैनकाइंड जो है अपने आप को डेवलप कर सकता है। उसे किसी के रूल के अंडर काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर ऐसे में हम देखते हैं कि जो इटली है वो उस टाइम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर बट रखा था। तो ग्यूसेप मैज़नी कहते हैं कि ऐसे तो कैसे चलेगा, हमें सभी लोगों को एक करना होगा, हमें एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक को बनाना होगा। अब एक छोटे से एरिया के ऊपर हम किसी भी तरीके से रिपब्लिक बनाएंगे तो उससे भी कोई फायदा होने वाला नहीं था। तो उन्होंने सोचा इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम एक करते हैं और उससे हम इटली बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक के लिए कई सारे नेशंस का अलायंसेस बनाया, और इसी को ही हम कहते हैं बेस यूनिफिकेशन ऑफ इटालियन लिबर्टी का। कहने का मतलब कि इटालियन लिबर्टी किस वजह से आई थी? इटालियन लिबर्टी आई थी यूनिफिकेशन के वजह से। जब सभी लोगों को लगने लगा कि हम सभी लोग एक हैं और हम एक साथ रह सकते हैं, साथ हम आगे काम कर सकते हैं, तभी जाकर तो इटालियन लिबर्टी का जो थॉट है ना वो लोगों के मनों में आएगा। तो ये था ग्यूसेप मैज़नी का रोल जो उन्होंने इटली में बताया था। अब इटली का जो आगे का हम देखेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली आगे टॉपिक आने वाला है, उसके अंदर हम पूरा अच्छे से कवर करेंगे कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे हुआ था। अब हम बात करते हैं, वापस से आते हैं मेटरनिच के ऊपर। अब ये मेटरनिच कौन थे? तो देखो, होता ये है ना कि ग्यूसेप मैज़नी चाहते थे लिबरलिज्म, पर लिबरलिज्म का सबसे बड़ा जो अपोज करने वाले थे वो थे कंजर्वेटिव। उन्हीं कंजर्वेटिव में से एक थे मेटरनिच, जो कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके थे ऑस्ट्रियन एम्पायर के। साथ ही 1815 के अंदर हुई वियना कांग्रेस के अंदर भी इनका एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है, और ये बहुत बड़े कंजर्वेटिव थे। इन कंजर्वेटिव मेटरनिच का मानना था कि जो ये मैज़नी है ना वो सोशल ऑर्डर के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमी है। मेटरनिच ने कहा द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर इज मैज़नी। तो ऐसे में आप जान सकते हो कि मैज़नी का जो रोल रहा होगा इटालियन यूनिफिकेशन में वो कैसा रहा होगा, और लिबरलिज्म को उन्होंने कैसे आगे बढ़ाया होगा। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। अगर कुछ वीडियो के अंदर कोई भी डाउट, कोई भी डिस्कशन करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो आप स्कोरशाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।